हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी शेक्सपियर की जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, हीरोइंस हैं, सब कुछ हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ये हमारी जो क्लास होने वाली है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट आपकी ये क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई भी यहाँ वहाँ फालतू की बातें नहीं होंगी, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, विलियम शेक्सपियर में कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले का सोर्स कौन सा है। तो यानी कि शेक्सपियर के सारे वर्क्स के सोर्सेज हम पढ़ेंगे। शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट हीरोइंस कौन सी हैं, फूल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स में कौन से एक्ट्स, कौन से सीन्स इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से शेक्सपियर के वर्क्स हैं जहां पर हमें सॉन्ग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज़, शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं हर बार, तो वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि एक वीडियो के अंदर आपका पूरा विलियम शेक्सपियर आप फटाफट से रिवाइज कर लोगे। तो चलिए, एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर के जितने वर्क्स हैं ना, उनके सोर्सेज की हम बात करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि उनके कौन से वर्क में हमें क्लासिकल इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले ओविड के मेटामॉर्फोसिस का इन्फ्लुएंस इस वर्क से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने वीनस एंड एडिनस ये वर्क लिखा था, टाइटस एंड एंड्रोनिकस ये वर्क लिखा था। ये दो वर्क हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्क आता है प्यूटार्क्स लाइफ, प्यूटार्क्स लीव्स। तो अब ये वर्क आपको ये याद रखना है कि ये वर्क ओरिजिनली जो था वो लिखा किसने था, प्यूटार्क ने लिखा था, लेकिन इस वर्क को थॉमस नॉर्टन ने ट्रांसलेट किया था। ओके, ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्टन। और थॉमस नॉर्टन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, उसी इंग्लिश ट्रांसलेशन से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने अपने ये ग्रेट वर्क्स लिखे थे, जैसे कि जूलियस सीजर, एंटोनियो सिलोपात्रा, ये सारे वर्क्स यहाँ से लिखे गए थे। तो सिंपली आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हो कि जितने रोमन प्ले हैं शेक्सपियर के वो इन्हीं वर्क से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने लिखे थे। सिंपल इतना याद रख लो। अच्छा, सनेकियन ड्रामा का इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलेगा हैमलेट के अंदर, टाइटस एंड्रोनिकस के अंदर। सनेकियन ड्रामा ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था इस टाइम पर। क्यों? ये एक ऐसा ड्रामा होता था, सनेकियन ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी होती थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट मार धाड़ देखने के लिए मिलती थी। ओके, तो यानी कि इस ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने दो वर्क्स जो थे वो लिखे थे। वन इज हैमलेट के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलेगा ऐसे सीन्स हैं, ओके, मार वाले, ठीक है, मर्डर जैसे सीन्स हैं हैमलेट के अंदर। एंड टाइटस एंड्रोनिकस के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलेगा। एरिस्टोटल के पोइटिक्स का इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलेगा हैमलेट की ट्रेजिक स्ट्रक्चर के अंदर एंड मैकबेथ के अंदर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिकल इन्फ्लुएंस शेक्सपियर के वर्क्स में है। देन मिडिल एज एंड रेनेसां इंग्लिश लिटरेचर के कौन से इन्फ्लुएंस शेक्सपियर के वर्क में है, इसकी बात कर लेते हैं। जॉफ्री चॉसर का फेमस वर्क, ओके, जॉफ्री चॉसर ने अपनी कैंटरबरी टेल में लिखा था नाइट्स टेल। तो नाइट की टेल से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने ये फेमस वर्क लिखा है। ओके, नाइट्स टेल से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने वर्क लिखा है द टू नोबल काइंड्समैन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेफल होलिनशील्ड क्रॉनिकल, ये एक ऐसा क्रॉनिकल है जिसके अंदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड सभी की हिस्ट्री लिखी थी। तो इस हिस्ट्री, ये जो वर्क है, इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर ये किसका सोर्स है? सबसे पहले तो मैकबेथ हमें देखने के लिए मिलेगा कि मैकबेथ का सोर्स है, प्लस में किंग लियर का सोर्स है। कहा यह भी जाता है कि इस वर्क के अंदर एक वर्क लिखा गया है। ओके, वर्क का नेम क्या है? वर्क का नेम इज दिस वन, कियर लियर ये वर्क है, इस वर्क के अंदर मेंशन है। ओके, नॉट दिस वर्क, जॉफ्री ऑफ मैनमथ ने वर्क लिखा था। ओके, तो जॉफ्री ऑफ मैनमथ के वर्क के अंदर ये वाला वर्क मेंशन है। ओके, एंड यहाँ पर एग्जैक्टली सेम वही स्टोरी है जो कि किंग लेयर के अंदर विलियम शेक्सपियर ने डिस्क्राइब की है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि जेफरी मॉनमथ का जो वर्क था, ओके, वहाँ पर हिस्ट्रेरिया रेगम उन्होंने वर्क लिखा था, तो उधर एक
किंग की स्टोरी उन्होंने डिस्क्राइब की थी। बट यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमें इस वर्क में हैप्पी एंडिंग देखने के लिए मिलेगी। बट विलियम शेक्सपियर ने इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर क्या बना दी, इस वर्क को एक ट्रेजेडी के अंदर चेंज कर दिया। और जब ट्रेजेडी बना दी तो ऑब्वियसली इससे क्या हुआ, कैथारसिस इवोक हुआ और विलियम शेक्सपियर का बन गया वर्क एक ग्रेटेस्ट वर्क, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इटालियन राइटर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है बोccaccio के वर्क डेकामेरन से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने अपने फेमस प्रॉब्लम प्ले लिखा था। ओके, तो ये शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है, ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, ये प्रॉब्लम प्ले लिखा था। इसके अलावा ये सारे के सारे आपको सोर्सेज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार आप देख सकते हो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो देख लेना। इसके अलावा इंग्लिश में हमें क्या जो मोरालिटी प्ले है वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर, अच्छा हमारी क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरीके के प्ले होते हैं। वन इज मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले एंड मिस्ट्री प्ले। 3 तरीके के प्ले होते हैं, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिस्ट्री प्ले क्या होते हैं, मोरालिटी प्ले क्या होते हैं, इन सब की बात कर लेते हैं। मिस्ट्री प्ले मिरेकल प्ले होता है एक, ओके, वन इज मिरेकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले तो होता ही है। मिरेकल प्ले सिंपल इसमें याद रखो कि जहाँ एक ऐसा वर्क जहाँ पर संत की लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज मिरेकल प्ले। मिस्ट्री प्ले और मोरालिटी प्ले एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर क्रिश्चियन वैल्यूज की बात की जाती है। ओके, क्रिश्चियनिटी की बात की जाती है, क्रिश्चियन वैल्यू की बात की जाती है, दैट इज मोरालिटी प्ले। मिस्ट्री के अंदर हमें थोड़ी सी मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, बट कहीं ना कहीं ये जो मिस्ट्री होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, ये बाइबल से कनेक्टेड होती है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, मैचिंग से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नाउ क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस वर्क है जूइश ऑफ माल्टा। जूइश ऑफ माल्टा से इन्फ्लुएंस होकर विलियम शेक्सपियर ने एक अपना फेमस वर्क लिखा था, ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, जहाँ पर शाइलॉक का कैरेक्टर इसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिया है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक का कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस बाय क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क जूइश ऑफ माल्टा। वहाँ पर बेराबिस का कैरेक्टर है, वो दोनों ही कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे कि वहीं से ही कैरेक्टर शाइलॉक का उठाया गया है। अच्छा, इसी जो डॉक्टर फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस का इन्फ्लुएंस हमें मैकबेथ के अंदर और टेम्पेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। थॉमस केट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विट के मेंबर हैं, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं बिलोंग करते थे, इनका फेमस वर्क है द स्पैनिश ट्रेजेडी, और इसी स्पैनिश ट्रेजेडी से ही इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने अपना हैमलेट लिखा था। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है द स्पैनिश ट्रेजेडी के अंदर बेन जॉनसन ने रोल प्ले किया था हीरोनिमा का। ओके, बेन जॉनसन ने किसका रोल प्ले किया था, हीरोनिमा का। जो हैमलेट है, हीरोनिमा का रोल बेन जॉनसन ने प्ले किया था, लेकिन याद रखना कि हैमलेट के अंदर नहीं प्ले किया था, बल्कि द स्पैनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड वहां पर प्ले किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनके कुछ वर्क्स हैं जहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे। इन वर्क्स के अंदर हमें थोड़े से ब्रिटिश ट्रेडिशन के बारे में, फेस्टिव के बारे में, फेस्टिव कॉमेडी हमें देखने के लिए मिलेगी। एंड यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकबेथ के अंदर विचेस का कैरेक्टर कहाँ से उठाया है, मिथ से उठाया है। मिड समर नाइट ड्रीम्स, इस वर्क के अंदर सबसे पहले तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज फेस्टिव कॉमेडी। तो याद रखो कि ये क्या है, एक फेस्टिव कॉमेडी वर्क है बाय विलियम शेक्सपियर और इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। केल्टिक माइथोलॉजी का यूज इन्होंने टेम्पेस्ट के अंदर अपने लेट रोमांटिक प्लेस के अंदर विलियम शेक्सपियर ने किया है। ओके, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मैकबेथ जब इन्होंने वर्क लिखा था, तो मैकबेथ के अंदर इन्होंने जो विचेस यूज की हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जेम्स फर्स्ट उस टाइम पर किंग थे, तो जेम्स फर्स्ट को प्लीज करते हुए, क्योंकि जेम्स को बहुत अच्छा लगता था विचेस के बारे में पढ़ना, भूतों की कहानी पढ़ना, तो इसीलिए जेम्स फर्स्ट को प्लीज करते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा था, ये बोला जाता है। ओके, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अभी हम बात करते हैं, अच्छा ये नॉट इंपॉर्टेंट, अभी हम डायरेक्ट जंप करते हैं विलियम शेक्सपियर के फेजेस के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम से कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। विलियम शेक्सपियर के 4 फेजेस यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने इन 4 फेजेस को समझ लिया ना, तो डेफिनेटली आप इनके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनके अर्ली फेज कब से शुरू होता है, यानी कि अर्ली फेज एक ऐसा फेज जब शेक्सपियर
शेक्सपियर ने राइटिंग को जस्ट शुरू किया था, और राइटिंग में हमें देखने के लिए मिलेगा नॉट उनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क नहीं पब्लिश हुए थे इस टाइम पर, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, मतलब अपनी जस्ट राइटिंग जो थी वो शुरू ही की थी इस फेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इनका ग्रोथ और मेच्योरिटी वाला फेज, यानी कि इस टाइम पर इन्होंने राइटिंग के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। देन वी हैव थर्ड फेज, जहां पर इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी और प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा ट्रेजेडीज तो लिखी ही थी विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन ट्रेजेडी के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी को ट्रेजेडी के साथ मिक्स कर दिया था, रोमांस को ट्रेजेडी के साथ मिक्स कर दिया था। तो सॉर्ट ऑफ मिक्सचर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोनों ही चीजों के साथ। ओके, लेट वर्क्स, लेट टाइम पर जो उनका फोर्थ फेज था उस टाइम पर इन्होंने लेट रोमांसेस एंड फाइनल प्लेज लिखे थे। तो ये सारी चीजें हम अभी एक बार देख लेते कौन कौन से इनके वर्क्स जो थे इंपॉर्टेंट इन्होंने पब्लिश किए थे कौन से टाइम पर। तो देखो अर्ली टाइम पर जो इनके वर्क्स थे आपको याद रखने हैं ये सारे के सारे वर्क्स, जैसे कि टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर। तो कॉमेडी ऑफ एरर एक ऐसा प्ले है, कॉमेडी ऑफ एरर, एंड साथ के साथ मैं बात करूं साथ के साथ द टेम्पेस्ट, ये दो ओनली विलियम शेक्सपियर के ऐसे वर्क हैं जहां पर विलियम शेक्सपियर ने एरिस्टोटेलियन यूनिटी का यूज किया है। यानी कौन सी यूनिटी का यूज किया है, इधर इन्होंने टाइम, प्लेस एंड एक्शन का यूज किया है। सिर्फ दो ही वर्क हैं ऐसे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन वी हैव ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेबर्स लॉस्ट, एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इनका पहला वर्क जो कि पब्लिश हुआ था तो वो वर्क आ जाता है वीनस एंड एडेनिस, ये इनका फर्स्ट वर्क टू बी पब्लिश्ड। ओके, द रेप ऑफ लुसरी जो कि एक नरेटिव पोएम थी। ओके, तो ये सारे के सारे वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स शेक्सपियर ने अपने अर्ली टाइम पर सबसे फर्स्ट फेज में इन्होंने पब्लिश किए थे। ओके, इन फर्स्ट फेज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज की फर्स्ट फेज के अंदर विलियम शेक्सपियर ने किसके ऊपर फोकस किया था, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, रेदर टू फोकसिंग ऑन कैरेक्टर्स और जो जो डायलॉग्स थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया था। हाईली ड्रामेटिक इनके स्टार्टिंग के वर्क्स देखने के लिए हमें मिलेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सेकेंड फेज में आ जाते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रोमांटिक वर्क्स। ओके, हिस्टोरिकल प्लेज आ जाते हैं। इन्होंने जूलियस एंड रोमियो जूलियट जो कि इनका फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी इन्होंने पब्लिश की थी। ओके, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी पब्लिश की थी। तो याद रखना कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई ट्रेजेडी लिखी थी तो वो कौन सी थी, रोमियो जूलियट फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी थी इनकी। देन उसके साथ साथ इन्होंने कॉमेडी भी लिखी थी। कॉमेडी ये इनका कैसा वर्क है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि इनकी रोमांटिक कॉमेडी है। देन उसके बाद इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे, जैसे कि वी हैव रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 5th, ये सारे के सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो सारे के सारे सब मिलाकर 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, 100 सालों की हिस्ट्री वो कवर करते हैं। ओके, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, ये सारे वर्क्स इन्होंने सेकंड फेज में लिखे। तो सेकंड फेज में आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन्होंने ट्रेजेडी शुरू की थी, बट इनकी ग्रेट ट्रेजेडी नहीं, किंग लियर वगैरह ये सारी नहीं, बल्कि इनकी पहली ट्रेजेडी रोमियो जूलियट रोमांटिक ट्रेजेडी इस टाइम पर पब्लिश हुई थी, एंड साथ में इन्होंने कुछ कॉमेडी लिखी थी, कुछ हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे। ओके, नेक्स्ट थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज के अंदर इन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी। ग्रेट ट्रेजेडी के जरिए वो बेसिकली क्या है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जैसे कि इनका वेरी फेमस वर्क किंग लियर। किंग लियर एक्चुअली में हम इसको देख सकते हैं एज अ सटायर ऑन सोसाइटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में लोग क्या है, रियलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं ये किंग लियर। ओके, मैकबेथ की बात करें तो ये सारी चार ट्रेजेडी जो है वो रियल सिनेरियो की सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, उनके बिहेवियर कैसे है, इनको रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थर्ड फेज तक आते आते विलियम शेक्सपियर ने सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया था। ओके, तो ये थर्ड फेज में इन्होंने कुछ ऐसे वर्क्स लिखे थे, साथ में इन्होंने कुछ प्रॉब्लम प्लेज भी लिखे थे, जैसे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ओके, ट्रिलियस एंड क्रिसीड इनका वर्क जो था ये इनका थर्ड फेज में पब्लिश हुआ था। एंड डू रिमेंबर ट्रिलियस एंड क्रिसीड ये इन्होंने इमिटेट करके लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो
ओ नॉट क्रिस्टोफर मार्लो, वी हैव जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर का फेमस वर्क था ट्रिलियस एंड क्रिसीड, वहीं से ही उसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर ट्रिलियस एंड क्रिसीडा ये फेमस वर्क लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। बट ये क्या है, ये एक ब्लैक कॉमेडी है। ओके ये क्या है, एक ब्लैक कॉमेडी है, ये आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट, ये सारे के सारे वर्क्स इस टाइम पर पब्लिश हुए थे इनके, और इन वर्क्स के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जैकोबियन वर्ल्ड व्यू। ओके इस टाइम पर सत्ता चेंज हो गई थी, एलिजाबेथन क्वीन नहीं थी, एलिजाबेथ से अब जेम्स फर्स्ट क्वीन कह रही हूँ, किंग बन गए थे। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इनके फोर्थ फेज की बात करते हैं। फोर्थ फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्रोनोलॉजी में करेक्ट आंसर देना है तो फोर्थ फेज के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से वर्क्स फोर्थ फेज में आए थे ये सारे याद कर लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। टू नोबल काइंड्समैन इनका वर्क था, जो कि इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने लिखा था इन अ कोलैबोरेशन, सबसे लास्ट में लिखा था। ओके द टेम्पेस्ट इनका वर्क था, इससे टेम्पेस्ट से क्रोनोलॉजी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था। द विंटर्स टेल, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ विट है जिसने फेमस वर्क लिखा था। ओके वहीं से ही इन्फ्लुएंस होकर विलियम शेक्सपियर ने ये अपना वर्क लिखा था, द विंटर्स टेल। पेंटोस्टो फेमस वर्क था, किसने लिखा था, और उसी वर्क का सोर्स है द विंटर्स टेल। तो ये सारे के सारे एंड टाइम पर विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं। अब आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इतने से आपकी अगर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपके अगर सोर्सेज पूछे जाएंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं शेक्सपियर की कुछ हीरोइंस की बात कर लेते हैं। ये हीरोइंस जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में मेंशन है। विलियम शेक्सपियर के वर्क में मैचिंग में कैरेक्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहां पर अक्सर हीरोइंस के नेम मेंशन होते हैं, और कुछ हीरोइंस के नेम आपको पता ही नहीं होते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की कौन सी हीरोइन कहाँ से है, जूलियट इज फ्रॉम रोमियो जूलियट, डेसामोना ओथेलो वर्क से है, एंड ओफीलिया इज फ्रॉम हेमलेट। अच्छा ओफीलिया जो है इसको क्या बोला जाता है, ओफीलिया ब्लैक बाइल को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक बाइल क्या है, बेसिकली बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को जो था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो लेकर आए थे, और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, और उन एक ह्यूमर है उनमें से ब्लैक बाइल, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके यानी कि ब्लैक बाइल मेलनकोली पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ओफीलिया इस मेलनकोली पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक बाइल ह्यूमर हमें ओफीलिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके लेडी मैकबेथ जिसको क्या कंसीडर किया जाता है, 4th विचेस लेडी मैकबेथ को बोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसको कौन सी बीमारी हो जाती है, नींद में चलने की बीमारी होती है, तो बीमारी भी आपको याद रखनी है। कॉर्डिलिया का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किंग लियर के अंदर इसको मैंशन किया गया है, लेकिन याद रखना कि ये पहला कैरेक्टर नहीं है जो कि शेक्सपियर ने यूज किया, बल्कि इससे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क द फेरी क्वीन के अंदर भी कॉर्डिलिया का कैरेक्टर मेंशन है, मतलब जो नेम है वो मेंशन है वहां पर। सिलोपात्रा इज फ्रॉम एंटोनियो एंड सिलोपात्रा, गर्ट्यूट फ्रॉम हेमलेट। अच्छा गर्ट्यूट एक ऐसा कैरेक्टर है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है हेमलेट के अंदर कि गर्ट्यूट एज अ मदर, वो क्या है मतलब कि किस तरीके से मदर और हेमलेट जो सन के रिलेशन होते हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि हेमलेट जब देखता है कि उसकी मदर ने क्लाउडियस से शादी कर ली तो उसको जेलस फील होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे D.H. लॉरेंस ने फेमस वर्क लिखा है सन्स एंड लवर, वहां पर कौन सा कैरेक्टर है, वहां पर भी मदर का नेम होता है गर्ट्यूट, और वहां पर भी हमारा क्या कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि मदर को जेलसी फील होती है जब क्या होता है सन मेक्स रिलेशनशिप विद अनदर वुमेन। ओके तो ये आपको थोड़ा सा याद करने के लिए आसानी रहेगी, इस तरीके से आप मिला जुला कर कैरेक्टर्स को याद करिए। ओके तो ये तेमोरा इज फ्रॉम टाइटस एंड्रोनिकस, ये सारी की सारी इनकी ट्रेजेडीज की हीरोइन है, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमेडीज हीरोइन। शेक्सपियर की कौन कौन सी हीरोइन जो कि कॉमेडी से है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बहुत बार बने हैं। एज यू लाइक इट से वी हैव रोजलिन, वॉयला जो कि
डिस्गाइज हो गई थी एज सिजेरियो, और ये कहाँ से है, 12th नाइट से है। पोर्टिया, पोर्टिया भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डिस्गाइज हुई थी द मर्चेंट ऑफ वीनस से है। नाउ द मर्चेंट ऑफ वीनस कौन सी वर्क से इन्फ्लुएंस हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताना। बिट्रीज मच अडो अबाउट नथिंग, हर्मिया एंड हेलेना, ये दोनों ही हीरोइन है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम से। हर्मिया फेल इन लव विद लाइसेंडर, हेलेना फेल इन लव विद डेमेट्रियस। ओके, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा 4 कैरेक्टर्स, जो लव स्टोरी चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको मिड समर नाइट ड्रीम में आपको क्या याद रखना है कि ये एक फेस्टिव वर्क है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, हर्मिया, हेलेना, लाइसेंडर एंड हाँ, इसके अलावा किसका मैरिज फंक्शन चल रहा था, तो थीसियस एंड हिप्पोलिटा का मैरिज फंक्शन चल रहा था। पक 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 यहाँ पर क्या है, पक पक इज़ अ कॉमिक कैरेक्टर, फूल कैरेक्टर है जो कि एक स्टार्टिंग में ही वो क्या है, रिहर्सल को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ प्ले के अंदर हमें एक और प्ले देखने के लिए मिलेगा जो कि हिप्पोलिटाइस एंड थीसियस की मैरिज फंक्शन पर एट द एंड परफॉर्म किया जाता है। उस प्ले का नेम पूछा गया था, तो उस प्ले का नेम क्या है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। ओके, ईसाबेला, मेजर फॉर मेजर, एमोजिन फ्रॉम साइम्बलिन। अच्छा, ये वाली जो हीरोइन है ये आप याद रखो, टी.एस. एलियट ने एक पोइट्री भी लिखी है जिसका टाइटल इज दिस वन, मिरांडा इज फ्रॉम द टेम्पेस्ट। नाउ मिरांडा का रेप करने की कोशिश कौन करता है, टेम्पेस्ट, जिसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के अंदर पढ़ा जाता है, तो मिरांडा का रेप करने की कोशिश कौन करता है, तो कौन करता है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। देन वी हैव कैथरीना, ओके, द टेमिंग ऑफ द श्रू, देन द विंटर्स टेल से क्वेश्चन, अच्छा हाँ, द विंटर्स टेल आता है। देन उसके बाद आता है हमारा मैरीना, हीरो इज़ फ्रॉम मच अडो अबाउट नथिंग। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट हीरोइंस हैं। अच्छा, हीरो इज़ नॉट वन, ओके, ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट हीरोइंस हैं जो कि आपको याद रखना है फ्रॉम कॉमेडी। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी हीरोइंस भी मैंने मेंशन की है जो कि उनके हिस्टोरिकल वर्क्स में हमें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि क्वीन मार्गरेट को उन्होंने मेंशन किया है किसके अंदर, हेनरी 6th वर्क के अंदर। क्वीन एलिजाबेथ को मेंशन किया है रिचर्ड सेकंड में। लेडी एन को मेंशन किया है रिचर्ड सेकंड में। जॉन ऑफ आर्क को हेनरी 6th पार्ट 1 में मेंशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर की हीरोइन जो कि डिस्गाइज हुई थी। तो सबसे पहले वी हैव वॉयला। वॉयला कहाँ से है, वॉयला डिस्गाइज हो जाती है एज सिजेरियो। एक गर्ल बॉय में, ठीक है, बॉय में डिस्गाइज हो जाती है ताकि वो किसको सर्व कर सके, ताकि वो ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व कर सके। बट व्हाट हैपन एट द एंड कि ऑर्सिनो और हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वॉयला फेल इन लव विद ड्यूक ऑर्सिनो। एंड यहाँ पर एक और कैरेक्टर है हमारी ओलिविया। ओके, ओलिविया इज अ कैरेक्टर हु फेल इन लव विद दीज गाइज सिजेरियो, जो कि एक्चुअली में वॉयला ही होती है। ओके, बट एट द एंड क्या होता है, वॉयला का जो ट्विन ब्रदर होता है सेबेस्टियन, वो आ जाता है, सारी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाती है। ओके, देन वी हैव एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोजलिन का कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट और ये भी डिस्गाइज हो जाती है। पोर्टिया फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वीनस, जो कि शाइलॉक से बचने के लिए, तो शाइलॉक इज अ कैरेक्टर जो कि जूइश है और वो क्या करता है, एंटोनियो सबसे पहले शाइलॉक से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि वो अपने दोस्त की शादी करवा सके। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि शाइलॉक ये उससे लिखवाता है कि मतलब कि अगर तुम पे नहीं कर पाओगे तो मैं तुमसे कुछ भी लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो शाइलॉक एंटोनियो को कोर्ट तक लेकर जाता है और तभी कोर्ट में एंटोनियो को बचाने के लिए पोर्टिया वहाँ पर डिस्गाइज होकर आ जाती है एज अ लॉयर के रूप में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्क में क्या होता है, अगेन हीरोइन किस में डिस्गाइज हो जाती है, ये डिस्गाइज हो जाती है एज अ बॉय। तो बॉय का नेम भी इंपॉर्टेंट है, बॉय भी आपको याद रखना है। टू स्केप फ्रॉम डेंजर एंड इन सर्च फॉर हर हस्बैंड। जूलिया इज फ्रॉम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि पेज बॉय के अंदर डिस्गाइज हो जाती है। तो ये सारी की सारी विलियम शेक्सपियर की डिस्गाइज कैरेक्टर है, डिस्गाइज हीरोइंस है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के फूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्क्स में उनके ये फूल्स हैं। तो ये देखो, फॉलस्टॉप फ्रॉम हेनरी 4th पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ये फूल देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट फूल था फॉलस्टॉप। फीस्ट इज फ्रॉम 12th नाइट।
ट्वेल्थ नाइट का फूल है बेसिकली। ओके, देन उसके बाद लव लेबर लॉर्ड्स का फूल कॉस्टर। निक बॉटम इज फ्रॉम मिड समर नाइट्स ड्रीम। इस वर्क के अंदर निक बॉटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। निक बॉटम इज़ अ फूल जो कि अपने फेस पर डोंकी का फेस, लाइक रिहर्सल करते हुए वो डोंकी का फेस लगा लेता है, और जिसकी वजह से कौन सी ऐसी लेडी होती है जो कि फेल इन लव, मतलब उसको क्या होता है, प्यार हो जाता है निक बॉटम से। निक बॉटम से नहीं बल्कि उस डोंकी फेस से हो जाता है। तो कौन सा है बताओ फटाफट से। तो राइट आंसर उसका क्या होगा? ओके, टाइटेनिया। टाइटेनिया इज दी गर्ल जो कि क्या होती है, क्वीन ऑफ, किसकी क्वीन होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। पक पक अनदर, दो फूल हमें देखने के लिए मिलेंगे, निक बॉटम एंड पक पक फ्रॉम मिड समर नाइट्स ड्रीम। द फूल, ये इतना याद रखो कि किंग लियर एक ऐसा सिंगल वर्क है जहां पर फूल का नेम ही फूल है। ग्रेव डिगर इन हेमलेट। हेमलेट के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, अच्छा यहाँ पर यॉरिक इज द नेम। ओके, यॉरिक हमें फूल का नेम हमें देखने के लिए मिलेगा। यॉरिक कब प्रेजेंट होता है? यॉरिक ग्रेव डिगर के टाइम पर ये आता है। ये एक ऐसा फूल है जो कि ओफिलिया की ग्रेव को डिग किया जा रहा है, उस टाइम पर ये नाचते हुए गुनगुनाते हुए आता है, वहाँ पर खड़ा रहता है। ओके, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। देन वी हैव टच स्टोन जिसको वाइजेस्ट फूल कंसिडर किया जाता है, एज यू लाइक इट के अंदर है। ट्रिननकुलो इज फ्रॉम टेम्पेस्ट एंड पॉम्पी मेजर फॉर मेजर। ये इंपॉर्टेंट फूल्स हैं विलियम शेक्सपियर के। अभी मैं बात करती हूँ, अच्छा हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने सारी चीज़ें जो हीरोइंस हैं, फूल्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी मैं फटाफट से जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं बेसिकली, उन ट्रेजेडी में कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कौन सी सीन्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव हेमलेट। हेमलेट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि हेमलेट की सेटिंग कहाँ रखी गई है, और प्लस में हेमलेट कहाँ का प्रिंस था। तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का प्रिंस था हेमलेट, जिसको लॉन्गेस्ट प्ले कंसिडर किया जाता है विलियम शेक्सपियर का। नाउ इस वर्क के अंदर भी हमें एक और प्ले देखने के लिए मिलेगा जो कि हैमलेट परफॉर्म करता है, ताकि वो क्लाउडियस से सच बाहर निकाल सके कि उसने ही उसके फादर को मारा है। तो उस प्ले का नेम क्या है? द माउस ट्रैप। माउस ट्रैप प्ले का नेम होता है। अच्छा, एक फेमस सॉलिलॉक्यू है यहाँ पर जो कि कब आता है? एक्ट 3 सीन 1 में फेमस सॉलिलॉक्यू आता है। और यहाँ पर होता क्या है कि पहली बार क्लाउडियस को मारने का चांस मिलता है हैमलेट को, लेकिन वो उसको नहीं मारता क्योंकि उसे पता है कि वो गॉड के सामने कॉन्फेस कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, और अगर उस टाइम पर वो उसे मार देगा तो डायरेक्टली वो क्या है, हेवन में चला जाएगा। तो और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। अच्छा, इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि क्लाउडियस इज दी ओनली विलन विलियम शेक्सपियर का जो कि गॉड के सामने अपनी गलती को कॉन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की। ओनली विलन, सिर्फ और सिर्फ एक ही विलन है उनका। ओके, इसके अलावा दो ऐसे कैरेक्टर जो कि हैमलेट को मारने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के नेम इंपॉर्टेंट है, बट इवेंचुअली हैमलेट की जगह ये दोनों खुद ही मर जाते हैं, हमें ये देखने के लिए मिलेगा। ओके, गोस्ट कब अपेयर होता है? हैमलेट के फादर का गोस्ट एक्ट 1 के अंदर अपेयर होता है और एक्ट 3 के अंदर अपेयर होता है। ओफिलिया की ग्रेव को जब डिग किया जा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो कब होता है? एक्ट 5 और सीन 1 में क्या होता है? इसकी ग्रेव को डिग किया जा रहा है। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखोगे? जब ओफिलिया की ग्रेव को डिग किया जा रहा है तो याद रखो ऐसे कि जो उसकी समाधि को जो वहाँ पर डिग करने वाले हैं वो 5 लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर किसको पड़ रहा है? हैमलेट, एक सिंगल पर्सन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है कि उसकी बिलविड मर गई। ओके, तो यानी कि आप सिंपल याद रखो कि 5 पर्सन ओफिलिया की ग्रेव को डिग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट किसको कर रहा है? सिर्फ एक पर्सन को इफेक्ट कर रहा है। एक्ट 5 सीन 1 ऐसे याद कर सकते हो। टू बी एंड नॉट टू बी ये कब अपेयर होता है? एक्ट 3 सीन 1 में अपेयर होता है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए हैमलेट के बारे में। ओके, नाउ अभी हम उनके एक और फेमस वर्क की बात करते हैं, ओथेलो की बात करते हैं। ओथेलो में सबसे पहले इयागो जो विलन है, तो विलन उसे क्या बोला जाता है? मकेविलियन कैरेक्टर यहाँ पर बोला गया है। रुमाल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैंकरचिफ का सीन कब आता है? एक्ट 3 के अंदर, सीन 4 के अंदर आता है। तो ये एक रुमाल होता है जो कि
ओथेलो को उसकी मदर ने दिया होता है एंड देन उसके बाद उसी को वो अपनी बिलावेड डेसामोना को देता है और इसी हैंकी के ज़रिए वो बोलता है कि अरे वो यहाँ पर क्या है, इयागो प्रूफ ला कर देता है कि ये तो मैंने तुम्हारे दोस्त के रूम में देखा। दैट मीन्स कि तुम्हारे दोस्त और जो डेसामोना है उसके बीच में कुछ तो चल रहा है। और इसी सोच में आकर, इसी प्रूफ के बिहाफ पर ओथेलो किसको मार देता है, अपनी वाइफ को मार देता है। लेकिन एट द एंड ये सारी चीज़ें कौन रिवील करती है कि ये सारी क्या थी, ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी अगेंस्ट ओथेलो। ये एमेलिया रिलीज करती है, एमेलिया बताती है। एमेलिया कौन है? एमेलिया जो कि डेसामोना की क्या होती है, मेड होती है, प्लस में इयागो की वाइफ है एमेलिया। एमेलिया यहाँ पर एक सॉन्ग गा रही है। ओके, तो सॉन्ग का नेम आपको याद रखना है, सॉन्ग विच इज संग बाय एमेलिया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद आ जाते हैं किंग लेयर। किंग लेयर से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी डॉटर के नेम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी तीनों डॉटर की नेम आपको याद रखनी है, प्लस में याद रखो कौन सी डॉटर की शादी कहाँ पर हुई थी। ओके, एंड साथ में इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि सबसे एल्डेस्ट कौन थी, मिडिल कौन थी एंड सबसे यंगेस्ट डॉटर कौन सी थी, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा आपको कुछ सीन्स, जैसे कि स्ट्रोम सीन कब आता है, एक्ट 3 सीन 1 क्या आता है, विच रिप्रेजेंट स्ट्रोम इनसाइड द किंग लेयर्स माइंड एज वेल एज आउटसाइड द किंग लेयर्स माइंड। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये एक ऐसा सीन है जब क्या होता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये क्या है, एगोनोरिसिस वाला सीन होता है। जब किंग लेयर को पता चल जाता है, अननोन से नोनेबल में आता है, उसे पता चलता है कि उसकी सारी जो डॉटर, जिसने हमेशा जो किंग लेयर को लगता था कि ये सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करती है, बट इवेंचुअली उससे कोई भी प्यार नहीं करता एक्सेप्ट दी यंगेस्ट डॉटर। ओके, तो अननोन से नोएबल की जो जर्नी होती है वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या कहलाती है, दैट इज एगोनोरिसिस। तो एगोनोरिसिस का सीन है ये स्ट्रोम सीन। ओके, तो इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ओथेलो हमने डिस्कस कर लिया। मैकबेथ की बात करते हैं। मैकबेथ का जो दोस्त होता है बेंक्यो, जिसको मार देता है मैकबेथ, वो कब अपेयर होता है, उसका गोस्ट अपेयर होता है एक्ट 3 सीन 4 के अंदर। ओके, एंड देन उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसी गोस्ट से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एट द एंड आपको ये याद रखना है कि किंग कौन बनता है, मैकलम यहाँ पर किंग बनता है। लेकिन मैकबेथ को हराता कौन है, तो हराने में कौन साथ देता है, बेसिकली मैकलम एंड मैकडफ, ये दोनों मिलकर मैकबेथ के अगेंस्ट रेबल करते हैं। और जीतता कौन है, मैकडफ यहाँ पर जीत जाता है। एंड किंग कौन बनता है, यहाँ पर मैकलम किंग बन जाता है। पहले ही विचेस ने क्या बताया था, विचेस ने ये बताया था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन मार सकता है जो कि अपनी मदर के वोम से नहीं बॉर्न हुआ होगा, वही पर्सन मार सकता है। तो विचेस कब अपेयर होती है, कौन कौन से सीन्स में, ये सारी सीन्स हैं एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 2 सीन 3, एक्ट 3 5th सीन, एक्ट 4 सीन 1, यहाँ पर अपेयर होती हैं। नेक्स्ट इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के थोड़ी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि रिचर्ड सेकंड, यहाँ पर इन्होंने पीजेंट रिवॉल्ट एंड ब्लैक डेथ का मेंशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, हेनरी फिफ्थ की बात करें अगर हम, तो हेनरी फिफ्थ में क्या देखने के लिए मिलेगा कि ड्रामेटिक यूज ऑफ प्रोलोग एंड टू मेक अपॉलॉजी है फॉर द साइज ऑफ रेनेसा थ्रेटर। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर लव लेबर लॉस के अंदर एक सॉन्ग है, द आउल एंड दी कुकड़ुकू, ये सॉन्ग है। मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर जो फेमस प्ले कौन प्ले करता है, तो निक बॉटम ये इस प्ले को क्या है परफॉर्म करते हैं। तो क्या नेम है प्ले का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एट द एंड हमें वर्क में क्या देखने के लिए मिलेगा, एपीलोग के साथ ये वर्क एंड होता है। तो हमें बेसिकली, आपको आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और बता देती हूँ कि और क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। हाँ, तो अभी हम ये जो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ओके, तो
हाँ, ऐसे प्लेस जहाँ पर हमें प्रोलोग देखने के लिए मिलेंगे। प्लेज विद प्रोलोग, कौन से प्ले हैं प्रोलोग जिनमें देखने के लिए मिलेगा? तो वी हैव, एक प्ले के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ प्रोलोग एंड वन इज़ एपिलोग। प्रोलोग का मतलब क्या होता है? यानी प्ले शुरू करने से पहले जब भी उसके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब किया जाए या बताया जाए, सीन के बारे में बताया जाए, वो क्या होता है? हमारा प्रोलोग होता है। रोमियो जूलियट के अंदर देखने के लिए मिलेगा एक्ट 1 से पहले प्रोलोग एंड प्लस में एक्ट 2 से पहले भी प्रोलोग है। ट्रिलियस एंड क्रिसीडा, हेनरी, ये इनके जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं, हेनरी रिचर्ड, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। मैकबेथ के अंदर कौन प्रोलोग दे रहा है? ये थ्री विचेस जो है ये यहाँ पर प्रोलोग बताती हैं। टू नोबल काइंड्समैन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोलोग्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट एपिलोग की बात करते हैं, एपिलोग से क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी कि कौन से ऐसे प्ले हैं जो कि खत्म होने के बाद एक एपिलोग है, एक स्पीच दी जाती है, ओके, ऑडियंस को एक स्पीच दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है? रोमियो जूलियट, जो कि कौन बोलता है, कौन बोलता है, ये आपको याद रखना है, हेनरी 8 में है। टेम्पेस्ट के अंदर, टेम्पेस्ट वाला, ये वाला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेरो यहाँ पर एक स्पीच देता है जो कि एपिलोग के अंदर कंसिडर की जाती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर एपिलोग है जिसके अंदर डांस को परफॉर्म किया जाता है। ट्वेल्थ नाइट के अंदर उनका फूल एक सॉन्ग गाता है। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, और हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। अभी हम बात करते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स की बात कर लेते हैं। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे? टोटल 154 सोनेट लिखे थे, जिसको पब्लिश किया गया था 1609 के अंदर, ओके, जो कि इन्होंने 1590 से 1604 के बीच में लिखे थे। इसको पब्लिश किसने किया था? पब्लिशर का नेम इंपॉर्टेंट है, एंड किसको डेडिकेट किया गया था? दो पर्सन को यहाँ पर डेडिकेट किया था विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क को। सबसे पहले तो मिस्टर WH को डेडिकेट किया था, एंड सेकंड वन कौन आ जाता है? डार्क लेडी, डार्क लेडी को डेडिकेट किया था। मिस्टर WH को 1 से लेकर 126 तक डेडिकेट किए थे, एंड देन उसके बाद 127 से 154 के जितने भी सोनेट हैं वो सारे के सारे डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शेक्सपियर के सोनेट जो है उसकी स्कीम इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। सोनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लव सॉन्ग जो कि 14 लाइंस में लिखा गया होता है। 14 लाइंस जिसका होता क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर में 14 लाइंस में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सोनेट कहलाता है। AB CD CD EF EF G G, ये इसके सोनेट की, विलियम शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग स्कीम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ओके। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं जहाँ पर आपके UGC नेट में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो ये सोनेट नंबर आपको याद रखना है और सोनेट का टाइटल याद रखना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो इन डिटेल इन सोनेट्स का थोड़ा सा लाइंस आप पढ़ लेना, क्योंकि कोटेशंस इन्हीं सोनेट से ओनली पूछी गई है पिछली बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोनेट 18 हो गया, 29, 55, 73, 116, 129, 130 एंड 138, ये सिर्फ और सिर्फ इतने सोनेट्स आपको याद रखने हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज की ये जो विलियम शेक्सपियर हमने वन शॉट किया है, कम से कम टाइम पे हमने कंप्लीट किया है, ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ऐसे ही आपके लिए रैपिड रिवीजन लेकर आऊँगी। रैपिड रिवीजन के अंदर हम सारी की सारी कम से कम टाइम में हम जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आई नो कि अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, टेंशन हो रही होगी, लेकिन आपको रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल आपका ऐसा होता है ना, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट कर देने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर रैपिड रिवीजन चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना, और इस सीरीज़ में कंटिन्यू ज़रूर रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और इफ़ यू वांट तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो बाय डूइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो डू अ सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय।